नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग रसिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में समझेंगे कि ये विवाद रसिया और यूक्रेन के बीच में किस वजह से और इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं। ठीक है। और देखो, इसमें हम लोग समझेंगे कि जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है या कोई भी कमीशन है या यूपी ट्रिपल एससी है, तो वो हमेशा उसकी जड़ में जाके क्वेश्चन बनाता है। तो हमको ये समझना है कि इसका कोई भी पेपर में इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद का मुख्य कारण क्या है ये समझते हैं। तो देखो, ये देखो, ये यूक्रेन है, ये जो बॉर्डर है ये यूक्रेन और रसिया का बॉर्डर है। ठीक है, ये रसिया है और ये यूक्रेन है। ठीक है, तो अब देखो, रसिया ने क्या किया है कि इसके बॉर्डर में, यूक्रेन के बॉर्डर पे 1 लाख सैनिकों की यहाँ जमावड़ा कर दिया है। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, तो ये जब आप बॉर्डर देख रहे हैं तो इसमें 1 लाख सैनिक इसमें जमा कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन की सीमा पे तनाव पैदा हो गया है। अब तनाव क्या है, जब 1 लाख सैनिक, एयरफोर्स और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरा देश टेंशन में आ जाएगा कि ये इतने सारे सैनिक किस लिए खड़े किए गए हैं। तो इस पे विवाद हो गया है। अब इसका कारण सुनो कि रसिया ने यहाँ पे 1 लाख सैनिक क्यों जमा कर दिए हैं। आखिर कोई ना कोई तो पॉइंट होगा जिसकी वजह से रसिया जो है इतना सैनिक यहाँ पे खड़े कर दिया है। तो देखो, इसका हम लोग समझते हैं कि किस वजह से जमा किया है। तो देखो, ये है सबसे बड़ा मेन पॉइंट, नाटो में सदस्यता को लेकर दबाव। देखो, अब समझना बात को, यूक्रेन जो है ये नाटो का सदस्य नहीं, देश नहीं है। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही शक्तिशाली सैन्य संगठन है। तो इसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता है और रसिया इस बात पर दबाव बना रहा है यूक्रेन पे कि तुमको नाटो देशों में शामिल नहीं होना है, क्योंकि यूक्रेन को रसिया अपने प्रभाव में रखना चाहता है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कि मतलब रसिया यूक्रेन को अमेरिकी देशों के पाले में नहीं जाने देना चाहता है। और जो नाटो संगठन है वो अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों का संगठन है। और नाटो की एक सबसे मेन पॉइंट सुनना कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं और नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो उस किसी एक देश पर हुआ हमला वो अमेरिका पे हमला और पूरे नाटो देश पर जितने भी सदस्य उन पर हमला माना जाता है। और नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं और उनकी जो मिलिट्री पावर है वो पूरी ताकत से जवाब देगी। बात को समझ रहे हैं कि अगर यूक्रेन का नाटो के संगठन में जाने का मतलब ये है कि रसिया का पूरी तरीके से प्रभाव खत्म होना। और रसिया जो एक तरह से बुली है, बुली का मतलब है शक्तिशाली देश है, ये बहुत शक्तिशाली देश है और ये नहीं चाहता है कि उसके जो पड़ोस के देश है वो किसी भी हालत में नाटो में शामिल हो जाए। इस वजह से ये यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए वहाँ पे 1 लाख सैनिकों की फौज इकट्ठा कर दिया है। और दूसरा, अब बात को समझना, तो सबसे पहले तो नाटो इसका मुख्य कारण है। ठीक है, और देखो, एक आइसलैंड है उसके वजह से भी विवाद हो रहा है। देखो, एक तो क्रीमिया, ये क्रीमिया जो आप देख रहे हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैप में। तो क्रीमिया जो आइसलैंड है, यूक्रेन वो पहले यूक्रेन में था पर अब वो रसिया के कब्जे में है। 2014 में रसिया ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेट है और गैस और भरपूर खजानों से ये भरपूर है। बात को समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो, वो क्या, इस पर रसिया पे पहले कब्जा कर लिया इन्होंने, रसिया ने कब्जा कर लिया। अब देखना, एक ये स्टेट है, ये देखो, अब रसिया की नज़र इस पे है। ये स्टेट भी यूक्रेन का है, पर है क्या इसमें, इसका पॉइंट समझना कि ये पहले रसिया का हिस्सा था, क्योंकि 1991 से पहले ये जितने भी देश हैं 15 देश रसिया से अलग होते हैं। पहले रसिया का नाम था यूएसएसआर, जिसको हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। तो सोवियत संघ ये 1991 से पहले 15 देशों का संगठन था। तो जब रसिया टूटता है यूएसएसआर, तो रसिया के बाद सबसे जो शक्तिशाली देश बनता है वो यूक्रेन बनता है।
ठीक है। तो अब देखो ये जो स्टेट है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अब एक बात बता दो कि अगर पाकिस्तान इंडिया से बना तो क्या वहाँ के लोगों का डीएनए बदल गया? वो लोग तो वैसे ही भारत के लोग, भारत का डीएनए उनके लोगों में है। बात को समझ रहे हो? पाकिस्तान चाहे जितना अपने को अलग दिखाएगा, पर वो है तो भारतीय का हिस्सा एक ज़माने में। ऐसे ही रसिया सोवियत संघ का ये हिस्सा था। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो रसियन मूल के हैं। देखो रसियन मूल के लोग हैं यहाँ पर रहने वाले। आज एक राजनीतिक बाउंड्री बना के इनको अलग कर दिया गया है, तो इनकी सिंपैथी तो रसिया की ही तरफ है। तो ये लोग हमेशा चाहते हैं कि रसिया का शासन यहाँ पे चले इस एरिया में, समझ रहे हो? ये एरिया का नाम है डोनेस्क। ये देखो डोनेस्क, ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस पर शासन जो करें वो रसिया की सरकार करे, और रसिया देश का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। और जबकि ये यूक्रेन का भाग है, जब बंटवारा हुआ था इनका तो ये यूक्रेन का भाग है। तो यूक्रेन ये चाहता है, देखो यूक्रेन का जो क्रीमिया स्टेट है उस पर तो पहले ही रसिया कब्जा कर चुका है। तो जब 2014 में रसिया ने यूक्रेन का जो स्टेट क्रीमिया था इस पर कब्जा कर लिया, और वहाँ के लोग भी रसिया में मिलना चाहते थे, तो उस समय यूक्रेन ने ये सोचा कि देखो रसिया बहुत शक्तिशाली देश है और उसकी मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, उससे यूक्रेन अकेला नहीं लड़ सकता है। तो इन्होंने सोचा कि यूक्रेन ने कि अगर हम नाटो के सदस्य देशों में शामिल हो जाते हैं, और नाटो के किसी भी देश पर हमले का मतलब है कि उस पूरे नाटो संगठन पर हमला, और नाटो का सदस्य देश है अमेरिका। बात को समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो उस पर अगर हमला होता है यूक्रेन पे, तो वो हमला माना जाएगा कि वो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है, और फिर नाटो के सदस्य देश पूरी मिलिट्री के पावर के साथ में रसिया का जवाब देंगे। तो यूक्रेन ने ये सोचा कि अगर हम इस नाटो के देशों में शामिल हो जाते हैं तो हम अपने एरिया का सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये एक यूक्रेन ने सोचा, उसी समय यूक्रेन ने समझ लिया था कि हमको नाटो में शामिल होना है। तब से बातचीत इनकी नाटो के देशों के साथ चल रही थी। अब रसिया ये चाहता है कि हमको अमेरिका और नाटो देश रिटर्न में लिखित में दें कि यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल नहीं किया जाएगा। पर दूसरी बात ये है कि जो अमेरिका है और जितने भी नाटो देश हैं वो कहते हैं कि इसमें फैसला देने वाला रसिया कौन होता है। हम अगर मेरा मन होगा तो हम यूक्रेन को जो है सदस्य देशों में शामिल करेंगे। तो ये अमेरिका और जितने भी नाटो सदस्य देश हैं वो आश्वासन रिटर्न में नहीं दे रहे हैं रसिया को, और रसिया कह रहा है कि हमको रिटर्न में आश्वासन दो कि इसको नाटो देशों में शामिल नहीं करोगे यूक्रेन को, तो हम अपनी सेना हटाएंगे। तो इस वजह से अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोला है कि अगर रसिया ने पहला अटैक किया यूक्रेन के ऊपर तो वो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, और तीसरा विश्व युद्ध से पूरी दुनिया छूती नहीं रहेगी, और अमेरिका पूरी ताकत से रसिया को जवाब देगा। तो ये बात समझ रहे हैं कि अब ये यूक्रेन के बीच की वजह से जो विवाद हो रहा है वो अब अमेरिका और रसिया के दोनों के लड़ाई के मतलब दरवाजे पे खड़ा हुआ है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये है मुख्य मुद्दा, ठीक है? अब समझना बात को। अब देखो, अब नाटो के जो सदस्य देश हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि नाटो की अब स्थापना तुम समझी गए हो क्यों हुई थी। नाटो की स्थापना किस लिए हुई थी? देखो अभी एक चीज़ ये समझना, जब 1939 से 1945 तक विश्व युद्ध चलता है, और उस समय देखो, उस समय ये जो रसिया था, रूस, ये अमेरिका के साथ में विश्व युद्ध में शामिल था। और किसके विरोध में? ये जर्मनी के विरोध में शामिल था। जर्मनी और जापान एक तरफ थे, ये सब देश, तुर्की, समझ रहे हैं बात को? तो उस समय क्या होता है कि अमेरिका, ये जो देश है, ये जापान के ऊपर, जब आपको पता होगा कि 1945 को ये एटम बम गिरा देता है, और जब ये एटम बम गिरा देता है, और इतना शक्तिशाली एटम बम होता है कि नागासाकी और हिरोशिमा, इनमें पूरा एक तरह से ख़त्म हो जाती है दुनिया। तो जब रसिया को पता चलता है, अब इसके देखो, अब आप कह रहे होगे कि ये रसिया, अगर एटम बम अमेरिका ने गिराया जापान पर,
तो इससे रूस क्यों टेंशन में आ गया? रूस तो अमेरिका का साथी था। देखो इसका बात समझना। देखो ये रूस ने ये कहा कि अमेरिका के पास इतने विध्वंसक हथियार थे, पर कभी भी हमको अमेरिका ने रूस को बताया क्यों नहीं कि उसके पास इतने विध्वंसक हथियार हैं। और रसिया ये सोचने लगा कि हमें आने वाले समय में अमेरिका रसिया के लिए भी खतरा हो सकता है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी समय से शीत युद्ध की शुरुआत होती है। 1945 से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है अमेरिका और रूस के बीच में। अब ये क्यों चालू होती है ये भी आप समझ रहे हो कि आप इसके बीच में क्यों? क्योंकि देखो इसका उदाहरण से समझो कि जैसे मान लो दो फ्रेंड हैं ए और बी, ठीक है। अब देखो अब इसको एग्जाम्पल से समझना कि ए बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाता है और बी दोनों दोस्त हैं, एकदम क्लोज रिलेशन में दोस्त हैं, समझ रहे हो बात को, कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और बी के इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं और ए के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब बी टेंशन में ये है कि ए के इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, ठीक है। और हम तो लोग साथ में पढ़ते थे, ये दोनों ए और बी साथ में पढ़ते थे, ठीक है। अब ये टेंशन में बी है कि ए के इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, इसने हमको बताया नहीं। अब उन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में मनमुटाव चालू हो गया, उसी समय से चालू हो गया जिस दिन रिजल्ट आया है। तो बात को समझ रहे हैं? यही रसिया और यूएसए इन दोनों के बीच में विवाद का कारण था। क्या? एटम बम जो बना लिए थे अमेरिका ने, और रसिया को पता भी नहीं चला, उसके कान में भी नहीं बात गई कि अमेरिका इतने विध्वंसक हथियार बना सकता है। तो इस वजह से इनके बीच में विवाद चालू हो गया। अब देखो अब क्या करता है रूस, पश्चिमी यूरोप में, पूर्वी यूरोप तो एक तरह से रसिया के साथ था ही, पूर्वी यूरोप जो है उसके बॉर्डर मिलते हैं रसिया के साथ, पर पश्चिमी यूरोप पर भी ये दबाव बना रहा है रूस, कि किसी तरह दबाव बना रहा है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, किसी भी तरह हमारे साथ आओ, अमेरिका का साथ छोड़ दो। तो नाटो की स्थापना इसीलिए होती है। बात को समझ गए? किस लिए होती है? सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना। अब देखो दो विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं आप सुनो कि पहले ये किस वजह से ये पूरा विवाद हो रहा है। तो रूस की विचारधारा है साम्यवादी, जिसको कम्युनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो अमेरिका की विचारधारा है वो लोकतंत्रात्मक है। तो देखो इन दोनों विचारधाराओं की भी लड़ाई है। अमेरिका ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो उसके विचारधारा में शामिल हो, मतलब उसकी विचारधारा को माने तो वो अमेरिका के एक तरह से ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाएंगे। और रूस ये चाहता है कि बहुत सारे देश साम्यवादी विचारधारा को अपनाएं। तो इस वजह से भी लड़ाई है। तो बात को समझ रहे हैं आप? तो देखो नाटो की स्थापना इसीलिए होती है। और नाटो फिर क्या करता है? नाटो एक तरह से सैन्य संगठन बन जाता है, कि मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर रसिया किसी भी देश पर, ये छोटे छोटे देश है पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में, तो नाटो ये कहता है कि अगर कोई भी देश पर रसिया अटैक करता है तो ये सारे देश मिलके रसिया को, क्योंकि ये छोटे छोटे देश अकेले मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो ये इन्होंने पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसमें इन्होंने कहा कि हम मिलकर पूरा मतलब जवाब देंगे रसिया को। तो देखो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म है। तो देखो ये इस वजह से होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि मार्च 1948 में कुछ देश होते हैं, देखो देशों के नाम सुनो। एक देश है ब्रिटेन, इसको तो हम लोग सब लोग जानते ही हैं। दूसरा फ्रांस, तीसरा बेल्जियम,
और नीदरलैंड, और एक देश है लग्जमबर्ग। रुको देखो, लग्जमबर्ग। ये सब देश मिलकर एक मार्च 1948 में एक साइन करते हैं जिसको कहा जाता है, ये देखो, ब्रुसेल्स की संधि। ये ब्रुसेल की संधि पर साइन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये साइन करके एक वचन उसमें लिख देते हैं रिटन डॉक्यूमेंट में। ये कहते हैं कि यूरोप में इनमें से कोई भी देश जो ये मिलकर साइन कर रहे हैं, किसी पर आक्रमण हुआ तो शेष चारों देश जो हैं वो हर संभव मदद करेंगे। तो देश का नाम आप फिर से सुन लो, कौन कौन से देश थे। तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। एक दिन मैं आपको यूरोप के देशों की, ये जो विवाद चल रहा है तो इसमें हम यूरोप के देशों की रसिया के साथ पूरी मैपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यूरोप की हम लोग को ये समझ में आ जाएगी कि ये विवाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये कर लेते हैं स्थापना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग अपना साइन कर देते हैं तो उसके बाद अमेरिका, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि रसिया जो है, जर्मनी का जो बर्लिन है, राजधानी है जर्मनी की, रसिया उसकी घेराबंदी कर देता है। तो जब जर्मनी की घेराबंदी कर देता है रसिया, तो अमेरिका जो है स्थिति अपने हाथ में लेता है, ठीक है। और अमेरिका स्थिति हाथ में लेके 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में एक ट्रीटी पर साइन करता है जिसी को नाटो कहा जाता है। तो ये बात समझ गए कि नाटो की क्या क्या इतिहास है, ये भी आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब देखो नाटो के हमें कुल देश समझेंगे कि कितने देश हैं और हर देश की राजधानी पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये तो कहानी हो गई, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन बनेगा मैचिंग करने को, ऐसे ऐसे देश आएंगे जिसकी राजधानी आपने सुनी ही नहीं होगी आज तक। तो अब हम लोग को देखो मैचिंग करने को, यूपीएससी में भी मैचिंग करने को आ जाएगा, यूपीपीसीएस में भी आ जाएगा। अब वो ऐसे देश देगा जो देश हम लोग ने कभी सुने ना हो, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देश की राजधानियाँ समझते हैं, उसके बाद इस इशू पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो नाटो में कितने देश हैं, कुल 30 देश हैं इस समय, 30 कंट्री है। अगर यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो 31 हो जाएंगे, तो अभी तो तुम 30 ही मानो, ठीक है। अब देखो अल्बानिया की राजधानी देखो क्या है। तो अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना। देखो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। आज तक तिराना आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा जब तक, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब देखो बेल्जियम की राजधानी हो गई तिराना, सॉरी अल्बानिया की। अब बेल्जियम की राजधानी है, देखो ये गलत लिख गया है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स। और ये मिन्स्क किसकी राजधानी है, तो ये गलत लिख गया है, तो ये बेलारूस की राजधानी है। तो देखो अल्बानिया की राजधानी है तिराना, बेल्जियम की क्या है ब्रुसेल्स, और मिन्स्क किसकी है, बेलारूस की, ठीक है। अब देखो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। कनाडा की तो पता ही है, ओटावा। और चेक रिपब्लिक की देखो प्रेग है, ठीक है। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेनमार्क की राजधानी देखते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा एग्जाम में तो आ जाएगा एस्टोनिया की राजधानी क्या है। तो एस्टोनिया की राजधानी देखो क्या है, टैलिन, ये देखो, ये देखो टैलिन, ठीक है, टैलिन हो गई एस्टोनिया की राजधानी। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। एथेंस में ओलंपिक होते थे ना पहले बहुत, तो ये आप समझो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट, ये याद रखिएगा। आइसलैंड की राजधानी क्या है, ये रेकजाविक, देखो
ये देखो रेकेजाविक, ठीक है। इटली की राजधानी देखो रोम है। और लाताविया की राजधानी है रीगा, ठीक है। हम देखो लिथुआना एक देश है नाटो का। ये छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, इनका एरिया बहुत कम है। तो इसकी राजधानी है विलिनस, देखो विलिनस। और लग्जमबर्ग जो देश है, लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मोंटेग्रो की राजधानी क्या है, ये देखो पोर्ट गोरिका, ये देखो पोर्ट गोरिका, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी है स्कोपजे। नॉर्वे की ओस्लो। और पोलैंड की वार्सा। अभी वार्सा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वार्सा की संधि क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखो आप लोग केवल ये वीडियो अच्छे से देखोगे, आपको पूरे जनरल स्टडीज़ की पूरी तैयारी होती जाएगी, ठीक है। कोई भी किताब वगैरह को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब समझो बात को। पोलैंड की राजधानी हो गई वार्सा। अब पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। क्योंकि इस समय कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है बहुत डायनामिक हो रहा है, उसके जो क्वेश्चन है बहुत डायनामिक है। और आजकल क्वेश्चन जो किसी बुक में मतलब एक तरह से बुक जो है स्टैटिक रहती है, एक तरह से समझो। और जो क्वेश्चन पेपर अब आजकल आ रहा है वो बहुत डायनामिक आ रहा है, और कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी दोनों आँख और दोनों जो ज्ञान चक्षु है उसको ओपन रखना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल की राजधानी हम लोग समझ गए लिस्बन है। अब देखो रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ये देखो है ब्राटिस्लावा। और स्लोवेनिया की राजधानी है क्या है, लुजुब्लान्जा, ये देखो है। ये देखो अब स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो ये देखो इतना समझ गए, अब हम लोग राजधानी समझ गए हैं। 3 राजधानी और सुन लो, ये तो आपने सुनी है, तुर्की की अंकारा है, ब्रिटेन की लंदन है, और अमेरिका की वाशिंगटन है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये नाटो सदस्य देशों के मेंबर है, ये पूरा लगभग यूरोप हो गया है। अब देखो नाटो ये है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949। इसका टाइप क्या है, ये मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है, ब्रुसेल्स और बेल्जियम। तो ये आपने देखा 30 स्टेट्स जो इसमें दिए गए हैं वो तो हम लोग ने कर ही लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसका रक्षा बजट देखो कितना है, 1.036 ट्रिलियन US डॉलर। तो इसका रक्षा बजट आप समझ रहे हो, इसका रक्षा बजट इतना ज़्यादा है कि अमेरिका जो इंडिया की इकोनॉमी है इसका 30%। इंडिया की इकोनॉमी इस समय क्या है, 3.25 ट्रिलियन US डॉलर। देखो जीडीपी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नॉमिनल जो रियल होती है, और एक होती है पीपीपी पर, परचेजिंग पावर पैरिटी पर। तो ये दो जब इकोनॉमी के वीडियो मैं बनाना चालू करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो नॉमिनल जो जीडीपी है 3.25 ट्रिलियन US डॉलर है। अब देखो अगर इसका 1.06 ये इसका बजट है नाटो का, तो ये कितना हो गया, लगभग 30% से ऊपर इसका बजट है। तो सोचो कितना ज़्यादा हाई बजट है। तो इसीलिए रसिया ये डर रहा है कि अगर नाटो देशों में शामिल हो गया तो यूक्रेन का जो धीरे धीरे जो एरिया वो कैप्चर कर रहा है रसिया, तो वो उस पर अंकुश लग जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं। और यूक्रेन क्यों चाह रहा है, इसलिए
ये विवाद का कारण है। ठीक है, अब देखो 1991 में सोवियत रूस का जो विघटन हुआ था, इसके कुछ प्रमुख कारण क्या थे वो आप समझो। तो एक था साम्यवादी तानाशाही, एक तो यूएसएसआर में तानाशाही चल रही थी और पब्लिक चाहती थी डेमोक्रेसी। अब देखो गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बहुत कम हो रही थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। और तीसरी, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा। देखो यूएसए वगैरह के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, यूएसए की तो क्षमता है, वो 10 साल 20 साल 50 साल तक वो, क्योंकि उसके पास उसका इकोनॉमी बहुत अच्छी है, वो 50 साल तक 100 साल तक आपके साथ शीत युद्ध करता रहेगा, पर आपकी इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका था प्रमुख कारण। अब देखो ये आप समझ गए हैं। अब अभी समझना बात को, ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया और नॉर्वे की सीमा रूस से मिलती है, ये आप समझिएगा बात को। अब देखो दूसरा समझो पॉइंट, जो नाटो में शामिल होने से, अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो रूस तक, नाटो देशों तक की पहुंच हो जाएगी और इससे रसिया को अपनी सुरक्षा पे खतरा लग रहा है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एकदम क्लियर कट सीधे सीधे पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल समझ में सीधाई से आ जाएंगे। अब देखो नाटो पर हमले का मतलब क्या है? अमेरिका पर हमला। ठीक है, तो अमेरिका पर हमला है तो इसीलिए रसिया भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन शामिल हो। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा विवाद है क्रीमिया आइसलैंड। ठीक है, तो क्रीमिया आइसलैंड मैंने शुरुआत में वीडियो की बताया कि इसने कब्जा कर लिया है रसिया ने क्रीमिया आइसलैंड पे, और ये भी विवाद का एक प्रमुख कारण है। तीसरा क्या है? यूएसए और रूस के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है, तो ये जो यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा है वो भी एक प्रमुख कारण। और दूसरा, अब चौथा पॉइंट सुनो, रसिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है यूक्रेन पर, यूक्रेन के देशों में और यूक्रेन के साथ में जो उसके सहयोगी देश हैं पूर्वी यूरोप में, तो वो उनमें क्या करता है, हथियारों का जमा बड़ा कर रहा है अमेरिका भी। ठीक है, तो जब हथियारों का जमा बड़ा कर रहा है, अब रसिया इसको देख रहा है कि हथियारों का जमा बड़ा क्यों किया जा रहा है, कोई एक तरह से किसी और पर्पस के तो लिए किया नहीं जा रहा है, केवल रसिया समझ रहा है कि मेरे लिए इतने हथियार इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो एक प्रमुख कारण ये भी है। तो देखो, और एक अजोब सागर है, इससे मिलना भी इससे जो मिलना, ये भी एक प्रमुख कारण है। अब देखो, अब ये, और अब एक पॉइंट और सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले ये कहा है कि अगर रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम इसकी जो ये पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है और लगभग 83,000 करोड़ रुपए से ये निर्मित हुई है ये पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन हम बंद कर देंगे। और ये कौन बना रहा है? ये रसिया की एक कंपनी है, वो बना रही है। और ये कहाँ तक बना रही है? जर्मनी तक बनाई जा रही है ये पाइपलाइन। और इस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी, प्राकृतिक गैस जो होती है ना, जो सीएनजी एनजी आप लोग देख रहे हो, एलपीजी सीएनजी, यही सब गैसों की सप्लाई होगी इस पाइपलाइन से। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अगर रसिया नहीं मानता है, यूक्रेन पर हमला करके मानता है, तो फिर हम ये पाइपलाइन बंद कर देंगे, इसका रास्ता ही बंद कर देंगे। तो रसिया के लिए अगर इसका बंद होना बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट का प्रमुख कारण होगा, क्योंकि वैसे ही रसिया इकोनॉमी के गिरते स्तर से जूझ रहा है। और ये पाइपलाइन चालू होने से रसिया की थोड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और ये बंद होने का क्योंकि देखो, जब से क्रीमिया आइसलैंड पे इसने कब्जा किया है रसिया ने, तब से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसके ऊपर, रसिया के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगा रखे हैं, आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध का मतलब आप समझ रहे हो कि रसिया का क्या मतलब, अमेरिका का क्या मतलब होता है कि इस पर प्रतिबंध लगा दे। देखो, जो बड़े बड़े देश होते हैं, पश्चिमी देश और ये अमेरिका है, यहाँ पे खरीदार हैं, बड़े बड़े कंज्यूमर पावर है ये बहुत बड़ा। तो यहाँ पे अगर किसी भी देश का सामान बिकने लगता है तो वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाता है। और अगर कल को अमेरिका ने कह दिया कि रसिया का सामान कोई भी इंपोर्ट हम नहीं करेंगे रसिया से, समझ रहे हो बात को। दूसरा, जो पूरे विश्व का लेन देन होता है वो होता है यूएस डॉलर में, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है और यूएस डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी है पूरी दुनिया में। तो हर देश और हर कंपनी चाहती है कि उसके पास यूएस डॉलर का स्टॉक बना रहे। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अगर हर कंपनी चाह रही है कि उसके पास यूएस डॉलर, अगर मान लो कि आपको पेट्रोल, या मान लो अगर कच्चा तेल आपको इंडिया को खरीदना है, एक उदाहरण से समझो,
और उधार ईरान से मान लो इंडिया तेल खरीदता है, तो ईरान जो कि अमेरिका का दुश्मन है वो भी चाहता है कि उसके पास जो है डॉलर में हमको पेमेंट दो। तो अगर इंडिया ईरान से पेट्रोल या डीजल खरीदना चाहता है तो उसको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा ईरान को, जबकि ईरान दुश्मन है अमेरिका का। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हर देश चाहता है कि उसके देश के पास डॉलर मजबूत बना रहे। अगर डॉलर जिसके पास ज़्यादा होगा उसकी अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी। तो ये है जलवा डॉलर का। तो आप समझो कि अगर अमेरिका ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उसके हाथ में डॉलर नहीं आएगा, तो डॉलर नहीं आने से रसिया की क्या होगी, अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी कि नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये सब पॉइंट हैं जिसकी वजह से विवाद की जड़ बन रही है। अब देखो नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है 1200 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है, ये 83,000 करोड़ से बन रही है। ये क्या करेगा, ये पाइपलाइन जर्मनी को प्राकृतिक गैस की सप्लाई करेगा, क्योंकि जर्मनी में और पश्चिमी देशों में लगभग गैस और जितने भी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो रसिया ही सप्लाई करता है, रूस सप्लाई करता है। तो बात को समझ रहे हैं। तो जब रूस ये सप्लाई कर रहा है तो ये देखो प्राकृतिक गैस की सप्लाई होनी है। अभी ये बन के तैयार हो गई है पर अभी इससे सप्लाई नहीं चालू हुई है, तो जर्मनी इससे खरीदेगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। और ये जर्मनी की ऊर्जा ज़रूरतों में सबसे बड़ा है, समझ रहे हो बात को। अब देखो अगर रसिया इन पश्चिमी देशों में प्राकृतिक गैस की सप्लाई रोक दे तो क्या होगा, ये पश्चिमी देश अंधेरे में हो जाएंगे। ज़्यादातर देशों का सप्लाई गैसों की यही कर रहा है रसिया, तो रसिया के हाथ में एक हैंड है और अमेरिका के हाथ में एक हैंड है। तो बात को समझ रहे हैं, लगभग दोनों बराबरी पर ही जा रहे हैं। तो देखो अब समझते हैं बात को। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन आप समझ गए हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है और 83,000 करोड़ से निर्मित है। रूस की सरकारी कंपनी है एक, उसका नाम है गैज़प्रोम, इसके पास ही ये पूरा है, ठीक है। बाल्टिक सागर से होते हुए पश्चिमी रूस से उत्तरी पूर्वी जर्मनी तक, ठीक है, ये जा रही है पाइपलाइन। और देखो इस पाइपलाइन से जर्मनी को 55 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई होगी, जिससे जर्मनी के 3 करोड़ घरों को ठंड के मौसम में भी गैस की सप्लाई होती रहेगी। तो ये इसका एक कारण है, ठीक है। अब समझो, और ये भी समझो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूस यूरोप की कुल ऊर्जा ज़रूरतों का 40% से ज़्यादा सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये था। अब देखो जर्मनी रूस से ऊर्जा ज़रूरतों पर हद से ज़्यादा निर्भर है, जिससे जर्मनी को रूस के प्रतिबंधों के डर से उसके आगे मजबूर होना पड़ेगा। तो जर्मनी का डर का कारण ये है। अब देखो, अब ये पाइपलाइन देखते हैं। ये देखो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन गई है, ये देखो रसिया के इन क्षेत्रों से गई है। एक ये उस्ट लूगा है और दूसरा है बाईबोर्ग, ठीक है। तो यहाँ से ये जा रही है और ये देखो ये जर्मनी में जा रही है, देखो जर्मनी में जा रही है ये। तो ये यहाँ पे सीधे सप्लाई होगी। अभी तक जितनी भी सप्लाई होती थी वो जर्मनी को और पश्चिमी देशों को, तो वो यूक्रेन से होकर होती थी, जिसकी वजह से यूक्रेन कभी कभी ब्लैकमेल करता था रसिया को। तो ये अब सीधे कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये है, ये देखो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये देखो जा रही है। ये देखो जर्मनी के ग्रेसवाल्ड में जा रही है। अब देखो ये तो हो गई नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। अब देखो अगला देखते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ देश जो ब्लैक सी अभी आया है सामने और बाल्टिक सी आया है, इसको हम लोग देखते हैं किन किन देशों को ये टच करती है। क्यों? क्योंकि ये देखो बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी है। स्वीडन वगैरह, फिनलैंड, एस्टोनिया, इन सब देशों को टच कर रही है। तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी दोनों ही रसिया से टच होके जाती हैं। तो अब देखो ये हमें समझना है कि इन देशों को, अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस का हर दूसरे या हर तीसरे साल में ये क्वेश्चन आता है। अब समझना बात को कि ब्लैक सी ये जो है
ये ब्लैक सी किन किन देशों को टच करती है। तो देखो किसको किसको टच कर रही है। एक तो ये यूक्रेन को टच कर रहा है ब्लैक सी। ये देखो ये छोटा सा जो सागर है इसको बोला जाता है एजोब सी। ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं एजोब सागर। ठीक है, ये एजोब सागर है, ये वाला ये एजोब सागर है। अब देखो ये कौन सा है, ये ब्लैक सागर है। ठीक है, अब देखो ब्लैक सी सागर को कौन कौन से देश टच कर रहे हैं। देखो एक तो ये यूक्रेन टच कर रहा है, ठीक है, ये रसिया टच कर रहा है, ये जॉर्जिया टच कर रहा है, ये तुर्की टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये बुल्गारिया टच कर रहा है, रोमानिया टच कर रहा है। तो ये सब देश टच कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन से देश ब्लैक सागर को टच करते हैं। ठीक है, बात को समझ गए। तो देखो एक मैंने ये ट्रिक बनाई है और इसको ट्रिक को क्या करना है, यही ट्रिक आपको याद करनी है। ट्रिक मैंने बनाई है, देखो BJRRTU। देखो अब एक एग्जाम्पल लो और उससे याद करो। ये देखो जैसे रेडियो में आरजे होता है, आरजे नाबाइब वगैरह का आपने नाम सुना होगा कि आरजे आते हैं, तो आरजे से याद कर लो बीजे। और आर, तो आर ये दोनों बराबर है आर, और इसको याद कर लेना है, इसको हमें कोड के थ्रू याद करना। तो ये आर हो गया। और टी यू देखो, टी यू का मतलब क्या हुआ, एस के बाद टी आता है और टी के बाद यू आता है, तो दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है दोनों। ठीक है, टी यू। तो देखो और आर क्या है, एक केबल आती है जिसका नाम है आर केबल। ठीक है, तार आता है, तो ये आर से याद कर लो। तो BJRRTU। अब देखो बीजे का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, बुल्गारिया। ठीक है, जे का मतलब क्या है, जॉर्जिया। आर का मतलब क्या है, रोमानिया। और इस आर का मतलब क्या है, रसिया। और ये टी का मतलब क्या है, तुर्की। और ये यू का मतलब क्या है, यूक्रेन। तो देखो पेपर में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बहुत आएगा, इसको याद रखना। तो कौन सा कोड हो गया, BJRRTU। अब देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठा तो इसकी राजधानियों से उठेगा, तो हमें इसकी राजधानी याद करनी है। ठीक है, तो देखो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया। जॉर्जिया की राजधानी क्या है, टिबिस्ली। और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रूस की राजधानी हम लोग समझ ही रहे हैं, मॉस्को है। तुर्की की राजधानी है अंकारा। और यूक्रेन की राजधानी आप याद करिएगा, ये है कीव। ठीक है, अब देखो ये हो गया ब्लैक सी। अब हम लोग करेंगे बाल्टिक सी। बाल्टिक सी भी ये घोड़े की नाल के आकार का दिख रहा है। तो बाल्टिक सी देखो, बाल्टिक सी को कौन कौन से देश याद टच कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये है बाल्टिक सी। ये देखो ये बाल्टिक सी है, ये देखो, ये देखो ये बाल्टिक सी है, ये देखो ये बाल्टिक सी है सब। अब देखो इसको याद करने के लिए मैंने एक कोड बनाया है, तो उसको कोड को हम लोग याद करते हैं। ये देखो ये कोड है, बाल्टिक सी को टच करने वाले जितने भी देश हैं ये मैंने कोड बनाया है। तो देखो सबसे पहले ABCD में अगर याद करें तो DEFG। अगर ABCD से चालू करें तो ABCDEFG, तो इस तरह से DEF हो गया। ठीक है, DEFG। ठीक है, और उसके बाद बराबर है, जैसे उसमें RR था इसमें LL है। ठीक है, और PRS। देखो P के बाद Q आता है और Q के बाद R आता है और R के बाद S आता है, तो Q को हटा दो तो PRS हो गया। ठीक है, जैसे चाहे इससे याद कर लो BRS से हो गया PRS। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो D का मतलब क्या है, डेनमार्क। E का मतलब क्या है, इस्टोनिया। F का मतलब क्या है, फिनलैंड। और G का मतलब क्या है, जर्मनी। ठीक है, और L, 2 L है, एक है लिथुआनिया और एक है लाटीविया। ठीक है, अब PRS है, तो PRS क्या है, पोलैंड, रसिया और स्वीडन। ठीक है, तो ये है
इसको टच करने वाले देश। ठीक है, अब देखो इसकी राजधानी समझते हैं हम लोग क्या क्या है। जो बाल्टिक सागरों को जो देश टच कर रहे हैं उनकी देशों की राजधानी वैसे भी नाटो के देशों में बहुत सारी हो गई हैं, पर हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। तो देखो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। एस्टोनिया की क्या है, टैलिन। ठीक है, एस्टोनिया की क्या है, टैलिन। फिनलैंड की क्या है, देखो फिनलैंड जो नोकिया कंपनी है मोबाइल वाली है, फिनलैंड की है और इसका हेडक्वार्टर है यही हेलसिंकी। ठीक है, तो ये फिनलैंड हो गया। जर्मनी जो है बर्लिन हो गया। लिथुआनिया विलिनस। ठीक है, लातविया क्या हो गया, रीगा। उसके बाद देखो पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वर्सोवा और रसिया की मॉस्को, स्वीडन की स्टॉकहोम। तो दोस्तों ये था, देखो ये था रसिया और यूक्रेन के बीच का विवाद क्यों हो रहा है। और रसिया को लेकर तो अमेरिका ने ये कहा है कि अगर एक भी रसिया की तरफ से जो अटैक हुआ, क्योंकि 16 फरवरी ये डेट दी जा रही है कि 16 फरवरी को रसिया अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। तो अमेरिका ने ये कहा है कि अगर रसिया अटैक करता है यूक्रेन पे तो ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और किसी भी युद्ध को आप याद रखिएगा, किसी भी युद्ध को चालू करना तो आसान है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद। इसमें बहुत सारी चीज़ें समय समय पर अपडेट होती रहेंगी और मैं भी आपको समय समय पर अपडेट करता जाऊंगा। तो देखो ये तुम्हारा है रसिया और यूक्रेन के बीच में विवाद में। और फिर अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।